हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे भारत के संविधान को और जानेंगे भारत के संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में कि भारत के संविधान के निर्माण की कहानी कहाँ से शुरू हुई, इसका फाउंडेशन कैसे बिल्डअप हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज हमारा टॉपिक है संविधान की पृष्ठभूमि। संविधान की पृष्ठभूमि दैट इज बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारत के संविधान की जो कहानी शुरू हुई थी वो हुई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे व्यापार करने के लिए आई व्यापार करने के मकसद से थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कुछ रेगुलेशंस, कुछ एक्ट्स पास किए और धीरे धीरे भारत पर अपने व्यापारिक कार्य को प्रशासनिक कार्य में बदलती चली गई और भारत पर उन्हें प्रशासन की एक नींव डाल दी। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से एक्ट्स थे, वो कौन कौन से रेगुलेशंस थे, कौन कौन से वो नियम थे जो उन्होंने भारत में पारित किए और अपने शासन को भारत में सुदृढ़ करने के लिए, भारत में उनको परिपक्व और स्थापित करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने जो एक चार्टर पास किया, उस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भारत में अधिकार दिया गया कि आप व्यापार करने के लिए जा सकते हैं, कि आप भारत में जाइए और व्यापार कीजिए। तो उसके बाद 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। तो इनिशियली लगभग 100-150 साल तक उन्होंने बिना किसी व्यवधान के, ब्रिटिश शासन ने भी ज़्यादा उनको इंटरप्ट नहीं किया, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन उन्होंने उन पर अडोप्ट नहीं किए। लेकिन जब ब्रिटिश शासन को लगा कि ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं पा रहा है ब्रिटेन को, कंपनी के भारत में व्यापार करने से ज़्यादा बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अब कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ एक्ट्स, कुछ धाराएं ब्रिटिश शासन की ओर से कंपनी पर लगानी शुरू की कि आप इन नियमों के तहत, इन एक्ट्स के तहत भारत में व्यापार कीजिए। उसके बाद शासन में वो बदल गया, उनका व्यापारिक कार्य राजनीतिक कार्य का रूप लेने लगा, प्रशासनिक कार्य का रूप लेने लगा। तो उस दिशा में सबसे पहला कदम था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आपको पता ही है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद चार्टर एक्ट्स आते रहे, हर 20-20 साल का जो बॉन्ड होता चला गया, और फाइनली 1947 में जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक बीच बीच में उन्होंने नए नए रेगुलेशंस और एक्ट्स भारत पर लगाए, जिससे भारत पर अपने शासन को सुदृढ़ बनाया जा सके। तो 1757 में आपको पता ही है प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 64 में बक्सर के युद्ध में जैसी अंग्रेज़ों की जीत हुई, तो उस समय जो शासक थे शाह आलम, उन्होंने बंगाल को अंग्रेज़ों को सौंप दिया। उसके राजस्व संबंधी कार्य, दीवानी अधिकार है, वो अंग्रेज़ों को सौंप दिए। तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। और उसके बाद 1773 में पहला एक्ट पारित होता है, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में आया था, इसको बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक एक करके हम इनको अच्छे से आज डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पर आप बने रहिए। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगें, इससे पहले भी हमने जो वीडियोस डाली हैं अपने चैनल पे, अगर वो आप अच्छी लगें आप उनको देखिए, उनको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, ये ब्रिटेन का भारत में अपने व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए पहला कदम था। इसमें क्या क्या था, एक तो कंपनी के जो कार्य हैं
राजनीतिक कार्य हैं, व्यापारिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, उनको वैलिडिटी मिल गई कि हाँ अब आप वैध रूप से कर रहे हैं। उससे पहले ब्रिटिश ताज का उस पर कोई डायरेक्ट नियंत्रण था नहीं। मतलब कंपनी व्यापार कर रही थी लेकिन ब्रिटेन का शासन उसमें हस्तक्षेप कर नहीं रहा था। तो कंपनी के कार्य को मान्यता मिल गई, केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको अब नाम दे दिएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल उनको नाम दिया गया। साथ में जो आपकी उस टाइम पे बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उनको भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई ये दोनों प्रेसिडेंसियाँ भी। उससे पहले इन दोनों के गवर्नर इंडिविजुअल अलग अलग होते थे। तो पहले गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के। इसके अलावा भी कुछ रेगुलेशंस थे, जैसे कि भारत से आप रिश्वत या तोहफा नहीं ले सकते, वह गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया कि कोई भी मामला राजस्व से संबंधी, हमारे व्यापार से संबंधी, अगर उसमें कोई भी भारतीय जो लोग हैं या कंपनी के जो लोग हैं उनके बीच में असहमति होती है तो उस असहमति को दूर करने के लिए, ट्रायल करने के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला कदम था इस दिशा में। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक छोटा सा एक्ट और आया, उसको बोलते हैं 1781 में, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट बेसिकली 1773 के एक्ट में जो खामियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया। जैसे कि वहाँ पर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की कोलकाता में स्थापना की गई, तो यहाँ पर जो कोलकाता के लोग हैं हिंदू और मुस्लिम, उनको एससी के सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रखा गया और ये बात स्वीकार की गई कि हिंदुओं के जो मुकदमे हैं वो हिंदू कानूनों के तहत और मुस्लिमों के जो मुकदमे हैं वो मुस्लिम कानूनों के तहत यहाँ पर देखे जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो यहीं से जो हिंदू मुस्लिमों के बीच में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की बात, उनमें अलगाव करने की बात अंग्रेज़ों ने शुरू कर दी थी। यहीं से दोनों में पार्टीशन करने की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। तो क्या किया, कोलकाता की जो जनता है उसको एससी के अधीन किया सुप्रीम कोर्ट के, और हिंदू लॉ के अंतर्गत और मुस्लिम जो हैं मुस्लिम लॉ के अंतर्गत ट्रीट किए जाएंगे। हिंदुओं के तो जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके अकॉर्डिंग न्याय चलता आ रहा था, जैसे न्याय सूत्र है, वेदों में उसका जिक्र है। तो न्याय से संबंधित हिंदुओं के तो काफ़ी ग्रंथ हैं। मुस्लिम जो लॉ उस समय जनरली चलता था वो चलता था, औरंगजेब ने जो किताब लिखी थी फतवा आलमगीरी। फतवा आलमगीरी तो मुस्लिमों के जो न्याय संबंधी नियम और कानून की जो किताब उस समय चलती थी वो औरंगजेब के द्वारा जो लिखी गई थी फतवा आलमगीरी, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में औरों की भी हेल्प से लिखी थी। जनरली इसमें जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं उनके हनीफी संप्रदाय का ग्रंथ था,
कब इस्लाम धर्म पे हम चर्चा करेंगे तो उसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि मुस्लिमों में दो तरह के जनरली होते हैं, मुस्लिम शिया सुन्नी, और उसमें भी फिर बहुत सारे संप्रदाय होते हैं। तो उनमें से एक हनीफी संप्रदाय है। जनरली भारत में भी वही ज़्यादा पाया जाता है। तो एक तो ये किया गया कि कोलकाता की जनता सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो गई। दूसरा, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, उनके जो निर्णय हैं उन निर्णयों के लिए जुरिडिक्शन नहीं होगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते, वो सर्वोपरि हैं। उनके कर्मचारियों के, जो उनकी काउंसिल में लोग थे, उसके निर्णयों को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते कि जो डिसीजंस हैं या उसके जो कर्मचारियों के डिसीजंस हैं नॉन जुरिडिक्शन में आएंगे। ये इसमें यहाँ पर रखा गया। इसके अलावा ये बात इसमें कही गई कि राजस्व से संबंधित जो भूमि पर कर लगाएंगे उसके नियम, उसकी दरें वो हम तय करेंगे, उसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो एक तरह से शोषण ही था भारतीयों का कि उनको बात माननी ही थी। तो राजस्व संबंधित मामले भी उन्हीं के पास थे। इसके अलावा जो प्रांतीय प्रोविंशियल कोर्ट्स थी, उनके निर्णय के अगेंस्ट अगर आपको जाना तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे जैसे आजकल जाते हैं। उनके लिए भी आप पहले बंगाल के गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको आपको अप्रोच करना होगा। तो एक छोटा सा एक्ट था जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स की कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। अब जो मुख्य रूप से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था। इसमें जनरली क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। राजनीतिक यानी कि बेसिकली कहें तो इसमें द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इसके अलावा राजनीतिक और व्यापारिक कार्य सेपरेट हो गए। राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो इसका बेसिक सा मतलब यही था कि कंपनी पर नियंत्रण और सुदृढ़ की जाए, उसकी ओर एक और स्टेप बढ़ाया गया इस एक्ट के द्वारा। तो इसमें यही था। इसके बाद एक 1786 में एक छोटा सा एक्ट आया। इस समय गवर्नर जनरल आ गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने कहा मुझे तो और शक्तियाँ चाहिए, मुझे आप कमांडर इन चीफ भी बनाओ, सेना का भी सर्वोच्च अध्यक्ष मुझे ही बना दो। जैसे आज के टाइम में भारत में जो हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं वो कमांडर इन चीफ होते हैं, तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं कमांडर इन चीफ भी बनूंगा, मुझे ये भी बनना है। और साथ में इन्होंने कहा कि मैं कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़े जो मेरी काउंसिल के अन्य सदस्य एग्री नहीं कर रहे हैं तो भी मेरे निर्णय को वरीयता दी जाए और उस मेरे नियम को पारित किया जाए। तो यहाँ पर मेरा निर्णय सर्वोपरि हो, ये बात इसमें कही गई। और बाद के एक्ट्स में इसको ले जाया गया इस बात को, और इस चीज़ को वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें 1793 में एक एक्ट आया, 1793 में जो एक्ट था उसमें सबसे पहले मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिमांड की थी वो बात तो इसमें रखी गई। मतलब उन नियमों को आगे आने वाले गवर्नर जनरलों पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया
कॉर्नवालिस की जो डिमांड्स थी अन्य गवर्नर जनरलों पर भी लागू होंगी, अन्य गवर्नर जनरल पर भी लागू होंगी। इसके अलावा इसमें क्या किया गया, कंपनी के कार्यों के लिए बॉन्ड बना दिया गया कि अगले 20 साल तक और कंपनी कार्य करेगी, अगले और 20 साल तक कंपनी, तो 20-20 साल के बाद जज किया जाएगा, देखा जाएगा कंपनी कैसे कार्य कर रही है ब्रिटिश शासन द्वारा। तो 20 सालों के लिए बॉन्ड बढ़ा दिया गया। और इसके अलावा एक बहुत ही मुख्य बात जो इसमें कही गई कि कंपनी के कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व में से दिया जाएगा। अब तक ब्रिटिश शासन उनको एड कर रहा था कुछ हद तक, लेकिन अब आप वहीं पर व्यापार कर रहे हैं और आपको आमदनी भी वहीं से लेनी है। तो यहाँ पर ब्रिटिश कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व से होगा। ये बात इसमें कही गई कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बातें कही कि कमांडर इन चीफ भी हूँ मैं, और मैं ही नहीं, मेरे से आगे आने वाले जो भी गवर्नर जनरल हैं जो भारत में कंपनी पर शासन करेंगे उन पर ये नियम लागू होने चाहिए कि वो सेना के भी प्रमुख हों, और उसके साथ साथ अगर वो कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपातकाल की परिस्थिति में कोई नियम मस्ट है लागू करना, तो उसको अगर मैं लागू करना चाह रहा हूँ, मेरी कंपनी के अन्य कर्मचारी उसको वैलिडेट नहीं करना चाहते, तो भी वो कानून पारित किया जाए, क्योंकि उसमें मैंने सहमति दे दी है और मैं प्रमुख हूँ। और इसके अलावा भारतीय राजस्व से ही कंपनी के कर्मचारियों का वेतन दिया जाए। तो एक तरह से पूरी तरह से भारतीयों का शोषण की तरफ धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ाए जा रहे हैं। 1909 में लॉर्ड मिंटो जब भारत के गवर्नर जनरल थे, उस समय तो वायसराय उनको बोलने लगे थे, तो जब लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे तो सांप्रदायिकता इतनी चरम पर बढ़ गई, तो उन्हें तो सांप्रदायिकता का जनक ही कहा जाता है। तो इस बार उसके बाद चेम्सफोर्ड आए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अभी हम पढ़ेंगे। तो चीज़ें बढ़ती चली गई, सांप्रदायिकता बढ़ती चली गई। इसके बाद पश्चिमी शिक्षा भारत में आने लगी, ईसाइयों को भारत में आने की अनुमति मिली कि लोगों का माइंडसेट आप बदलें। आप किसी व्यक्ति को अगर जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके मन को जीत लो, उसका माइंडसेट खुद की तरह बना लो, तो वो हमारी तरह ही सोचेगा और हमारी बात को मानेगा, हमारे डिसीजन में हमारा साथ देगा। तो वो चीज़ें धीरे धीरे हर एस्पेक्ट पे, हर एंगल से उन्होंने भारतीयों को कंट्रोल में करने की कोशिश की। 1813 चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो यहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया कंपनी का, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। अब सभी ब्रिटिश लोग व्यापार कर सकते हैं भारत में। ईसाई मशीनरी का आगमन, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा यहाँ से मिला, ये 1813 में हुआ। इसके बाद 1833 में एक एक्ट आता है, एटीन 33 में जो एक्ट आता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया कि वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल बन गया वो। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा यहाँ पर प्रांतों को विधायिका से वंचित कर दिया गया। आप कानून निर्माण की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो जो नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, वही आपको भी फॉलो करने हैं। तो प्रांतों की विधायिका समाप्त कर दी गई यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर सिविल सेवा का मुद्दा यहाँ पर उठा ओनली, लेकिन वो यहाँ पर लागू हो नहीं पाई थी कि, लेकिन सिविल सेवा लागू हो उसकी बात यहाँ पर जरूर आई थी। शुरू हुआ लेकिन लागू नहीं हो पाया था, लागू नहीं हो पाया था यहाँ पे। लागू 1853 में हुआ, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ, एक तो सिविल सेवा की ही बात आई। सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति का गठन हुआ 1854 ईस्वी में। तब सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता यहाँ पर शुरू हुई। दूसरा, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया, उसमें 6 नए और कैंडिडेट जोड़े गए जिनको बोला गया पार्षद। गवर्नर जनरल की परिषद 6 मेंबर और जोड़े गए जिनको बोला गया पार्षद, और इसी ने कानून निर्माण की प्रक्रिया और सुलभ बना दी। और इसने एक छोटी संसद के रूप में, जो ब्रिटिश संसद काम करती थी वही काम ये ब्रिटिश संसद की तरह करने लगी, और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी थी ये। तो ये यहाँ पर 1853 में मुख्य रूप से 2 काम हुए। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ, इसके लिए मैकाले समिति का गठन हुआ। उसके अलावा यहाँ पर केंद्रीय परिषद में 6 सदस्य जोड़कर उसको विस्तारित किया गया, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य अलग हुए, और उनको मैनेजमेंट करने के लिए इसने एक छोटी संसद की तरह कार्य किया। तो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 1858 में अब क्या हुआ, कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब ब्रिटेन ने सोचा कि अब भारत पर शासन को और मजबूत बनाए रखने के लिए केवल कंपनी से नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने डायरेक्ट नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। महारानी विक्टोरिया उस समय वहाँ की महारानी थी। 1858 से 1947 तक जो चला था, इसको हम बोल देते हैं ताज का शासन। ताज का शासन। तो इसमें सबसे पहले तो 1858 का ही एक्ट आता है। 1858 में क्या हुआ, द्वैत शासन समाप्त किया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी ख़त्म कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी ख़त्म कर दिया, और उनकी जगह एक भारत सचिव का पद लाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इसकी हेल्प के लिए 15 सदस्य परिषद यहाँ पर गठित की गई। यहाँ पर ये हुआ आपका 1858 में कि द्वैत शासन की समाप्ति हुई, भारत सचिव का पद लाया गया, और जो शासन है वो सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में सौंप दिया गया। तो ये यहाँ पर हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें 1858 के बाद हमारा आया 1861, 1892 और 1861 यहाँ पर हुआ,
1892 और 1909, ये जो 3 एक्ट आए, इसमें क्या हुआ कि अब ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि भारतीयों की भूमिका भी होनी ही चाहिए, तभी भारत के शासन को हम आगे ले जा सकते हैं, उनको हमको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 1861 में क्या हुआ, गैर सरकारी सदस्य लाए गए भारतीयों के रूप में, क्योंकि जो केंद्रीय परिषद थी गवर्नर जनरल की, इसमें सरकारी सदस्य थे वो सब अंग्रेज ही थे। गैर सरकारी सदस्यों के रूप में ही भारतीयों को लाया गया, जिसमें सबसे पहले बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, सर दिनकर राव का आपने नाम सुना होगा, सर दिनकर राव थे। तो इसमें इसके अलावा विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई 1892 में। क्या हुआ, इसी का थोड़ा विस्तारित रूप बना कि गैर सरकारी जो सदस्य हैं हमारे, उनमें प्रांतों में उनकी बहुलता लाई गई, लेकिन केंद्र में अभी भी सरकारी सदस्यों की संख्या ज़्यादा बनी रही। इसके साथ उनको बजट पर बहस करने का मौका भी दिया गया कि बजट पर अपने विचार रख सकते हैं। इसके अलावा वायसराय को ये शक्ति दी गई कि वो जो स्थानीय शासन है वहाँ पर जमींदार हैं, जो भी लोग हैं वहाँ के स्थानीय, उनसे बात करके उनकी सलाह से वहाँ से वो गैर सरकारी सदस्य विधान परिषद के लिए चुन सकते हैं। तो वायसराय स्थानीय लोगों से सलाह लेकर सदस्य चुन सकते हैं। जी यहाँ पर ये हुआ। और एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो 1858 में जो गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। वायसराय का मतलब होता है वॉइस ऑफ रॉयल्स, क्योंकि अंग्रेजों को बोला जाता है रॉयल्स, आपने सुना होगा ना, रॉयल्स इंडियन नेवी, रॉयल्स इंडियन आर्मी, तो वॉइस ऑफ रॉयल्स हो गया। अब डायरेक्ट उन्हीं की आवाज़ सुनी जाएगी, कंपनी पर डायरेक्ट उनका नियंत्रण हो गया। तो सबसे पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ये मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसरॉय बने थे। ये यहाँ पर 1892 में हुआ। तो रफ कर लेते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं दो एक्ट्स 1909 एंड 1919, जिनको बोला जाता है क्रमशः मार्लो मिंटो सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 09 का हम देखें, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या हुआ, सदस्य हैं उनकी संख्या कर दी गई 16 से 60। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सांप्रदायिकता की बात हुई। हिंदू का चुनाव हिंदू वोटर करेंगे, मुस्लिमों का चुनाव मुस्लिम वोटर करेंगे, और इसी को बोला गया सांप्रदायिकता निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन, और इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं लॉर्ड मिंटो। ये बात यहाँ पर आई। और इसके अलावा यहाँ पर हुआ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा केंद्रीय परिषद में सबसे पहले भारतीय सदस्य बने, उनको विधि सदस्य बनाया गया, कानून सलाहकार विधि सदस्य के रूप में उनको जगह। इसके बाद जो 1919 का एक्ट है जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या हुआ, सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय अलग अलग कर दिए गए। केंद्रीय और यहाँ पर प्रांतीय। प्रांतीय को पुनः दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित। और इसके अलावा आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में क्या था कि आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल जो अपनी कार्यपालिका परिषद थी उसकी सलाह पर कानून बनाता था और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। इसके अलावा जो हस्तांतरित विषय हैं उन पर विधान परिषद के प्रतिदायी गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल उत्तरदायी होती थी। मतलब जो मुख्य रूप से आपके न्याय संबंधी मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पर आरक्षित में उन्होंने अपने पास क्या क्या रखा, पुलिस, न्याय, जेल से संबंधित, वित्त राजस्व से संबंधित, ये अपने पास रखे। हस्तांतरित में जो स्थानीय स्वशासन को दिया, प्रांतों को दिया कि आप इन पर कानून बना सकते हो, वो जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और लोकल गवर्नमेंट जो है स्थानीय शासन, उन पर ही बना सकते थे। तो एक तो मुख्य कार्य ये किया गया यहाँ पे। एक सांप्रदायिकता को यहाँ पर और विस्तारित किया गया। यहाँ पर ईसाई और इसके अलावा जो और धर्म हैं हमारे, ईसाई हैं, इसके अलावा मुस्लिम तो हैं ही, आंग्ल यूरोपियन, सभी के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ाया गया। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी कार्य हुए, जैसे कि द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ पर आई। द्विसदनात्मक व्यवस्था आई। लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ। इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन, लेकिन यहाँ पर जो निर्वाचन का आधार होता था, कितना आप कर दे सकते हैं, आपकी योग्यता क्या है, आपके पास संपत्ति कितनी है, ये सब यहाँ पर इसके आधार होते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें एक ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1926 ईस्वी में। एक वैधानिक आयोग आया जिसका कार्य था हर 10 साल में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो मोटे तौर पर ये कार्य हुए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। अब क्या होता है कि 1919 में जो बोला गया कि हर 10 साल के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करे, लेकिन 2 साल पहले ही भारत में आ गया साइमन कमीशन। समय से पहले ही आ गया साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य ब्रिटेन ने दल भेजा भारत में कि भारत में उत्तरदायी सरकार कैसे बनाई जाए, उसके संविधान का प्रारूप क्या हो, उस दिशा में आप जाइए, ब्रिटिश शासित क्षेत्र है जो, वहाँ के लोगों से मिलिए, जो रियासतें हैं उनसे मिलिए। तो साइमन जी ने अपनी टीम के साथ ये बात कही कि द्वैध शासन को तो कंटिन्यू रखा जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन को भी कंटिन्यू रखा जाए। उनके लिए तो ये भी सही है, हिंदू मुस्लिम अलगाव हो रहा है,
तो उनको तो अपना शासन सुदृढ़ करने के लिए उनके लिए बेनिफिशियल है वो बात। इसके अलावा राज्यों को स्वायत्तता दी जाए, वो भी सही हो रहा है। राज्यों को स्वायत्तता दी जाए, जैसे कि जो 1861 का अधिनियम आया था, उस राज्यों को स्वायत्तता दी गई, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। क्योंकि 1861 में क्या हुआ था, विकेंद्रीकरण की शुरुआत होने से क्या हुआ, 1862 में बंगाल बन गया, 1897 में शायद पंजाब बन गया, 66 में शायद संयुक्त प्रांत बन गया, वो देख लेना। तो साइमन कमीशन ने ये मुद्दे रख के भारतीयों से बात की, रियासतों के जो राजा थे उनसे बात की, और इस संबंध में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, आपको पता होगा। और 3 गोलमेज सम्मेलन होने के बाद यहाँ पर ये निष्कर्ष निकला कि 1935 में एक अधिनियम आया, और भारत में शासन जो ब्रिटेन ने किया वो तो इस दिशा में कदम एक था ही, लेकिन साथ में जो भारत का संविधान बना आज़ादी के बाद, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा की है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम ने की है। हमारे संविधान में बहुत सारे पहलू यहीं से लिए गए हैं, और जब तक संविधान नहीं बना था, जब तक अंतरिम सरकार के रूप में हमारी संसद का कार्य हमारी संविधान सभा ने किया था, तब तक हमारे नियम और कानून इसी अधिनियम से चल रहे थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी हम बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले भी क्या हुआ था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। 1932 की एक बात है, मैं उसको बता देता हूँ। उसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। उसमें बस इतना था कि उन्होंने कहा कि ईसाइयों के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, मुस्लिमों के लिए, आंग्ल यूरोपियन के लिए, केवल उनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं होना चाहिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी होना चाहिए, दलित वर्गों के लिए भी होना चाहिए। और इस बात से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गए। यरवदा जेल में बंद थे पूना में, वहीं से अनशन करना शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिद पर अड़ गए। महात्मा गांधी को जब अपनी बात मनवानी होती थी तो अनशन पर अड़ जाते थे, और भीमराव अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी का इस विषय में जो परसेप्शन था, जो नज़रिया था, वो थोड़ा सा अलग था। तो पूना में यरवदा जेल में बंद थे, अनशन पर अड़ गए अपनी बात को मनवाने के लिए कि ये गलत है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत जो है वो भारत के गांव में बसता है, मेरे सपनों का भारत गांव में बसता है। आप किसी देश का विकास तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस देश के गांवों के लोगों का विकास नहीं कर सकते। भीमराव अंबेडकर थोड़े से अलग नज़रिया रखते थे इस बारे में। अंबेडकर को लगता था कि गांव के लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, उनमें वो जागरूकता, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो शासन की भूमिका में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अगर वो सरकार में आएंगे तो उनकी कोई ज़्यादा विशेष आवश्यकता है नहीं, उनका परसेप्शन ये था। अब ये थोड़ा सा डिबेट वाला विषय है, कभी किसी दिन और बात करेंगे अंबेडकरवाद और गांधीवाद पे। लेकिन किसी के बारे में भी ऐसा बोलने से बचना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही, क्योंकि अंबेडकर भी काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो डॉक्टरेट किए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया हुआ था। तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनका अप्रोच ये था। उन्होंने, क्योंकि भारत के ग्रामीण जो गरीब और अनपढ़ लोग हैं उनका शोषण होते हुए उन्होंने देखा था, जो अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करा लिया, उनकी ज़मीनों पर उनसे हस्ताक्षर करा लिया धोखाधड़ी से, क्योंकि उनको इतना ज्ञान होता नहीं था गांव के लोगों को। तो वो सब चीज़ उन्होंने देखी थी, और उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो ऐसी थी कि वो उनका स्टैंड अपनी जगह सही था, महात्मा गांधी का स्टैंड अपनी जगह सही था। तो आज के दलित लोगों को महात्मा गांधी का शुक्रिया करना चाहिए इस बारे में
अगर कोई दलित व्यक्ति आज के टाइम में चुनाव में नामांकन भी भर पा रहा है, जीतना तो बहुत दूर की बात है, अगर नामांकन भी भर पा रहा है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ना होते, जेल में ही अनशन पे ना गए होते, अपनी बात पर ना अड़ गए होते, तो अम्बेडकर ने उनके लिए जो व्यवस्था थी कि उनको कम्युनल अवार्ड में शामिल किया जाए, क्योंकि दलितों का परसेंटेज तो कम है ही, तो गांधी जी को कहीं ना कहीं ये खतरा सता रहा था कि अगर इनको कम्युनल अवार्ड में शामिल किया कि दलितों का चुनाव केवल दलित करेंगे, तो इनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, सरकार में इनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। तो वहाँ पर पूना पैक्ट, आपने सुना पूना पैक्ट हुआ, भी पूना समझौता गांधी जी के बीच अम्बेडकर के बीच, वहाँ से इसको समाप्त कर दिया गया कि नहीं होना चाहिए। उसकी बजाय जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये कि आरक्षण उनको दिया जाए, अनुसूचित जाति के लोगों को, कि उनके लिए सरकार में कुछ सीटें आरक्षित किया जाए। वो चीज़ आज भी चल रही है, स्थानीय स्वशासन में भी वो चीज़ चलती है कि अगर सरकार में कोई सीट निर्धारित है दलित के लिए तो उस पर दलित ही आएगा, अगर कोई सांसद है वो दलित ही बनेगा। तो वो चीज़ सही है कि गलत है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। तो वो थी कम्युनल अवार्ड की बात। तो 1935 का जो अधिनियम आया, इसके बारे में हम देख लेते हैं। 1935 में क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम किसके नाम से इसको जानते हैं? भारत शासन अधिनियम। इसमें 321 धाराएं थी। अब तो भारत के संविधान में 450 से ऊपर अनुच्छेद है, मूल रूप से 395 है, लेकिन उसमें बहुत सारे खंड हैं। 12 अनुसूचियाँ होगी, उस समय 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था एक तरह से ये। तो 321 धाराएं, 10 अनुसूचियाँ थी। इसके अलावा अलग अलग विषय वहाँ पर बटे हुए थे, जैसे कि आपका संघ सूची, जिसमें 59 विषय थे। राज्य सूची 54 विषय थे। और जो समवर्ती सूची है, जिस पे राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकते हैं, उसमें 36 विषय थे। इसके अलावा अगर बात की जाए 1935 के अधिनियम में क्या था, इसमें 10% मताधिकार दिया गया। महिलाओं और श्रमिकों, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, भारत की शाख और मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए। एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा, महालेखा परीक्षक भारत का, जो भारत की ऑडिट संबंधी चीज़ें हैं, कैग, उसकी स्थापना। रेलवे प्राधिकरण की स्थापना हुई। तो ये सब चीज़ें इस अधिनियम का हिस्सा थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही भारत के संविधान निर्माण की जो कहानी है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है 1935 का एक्ट। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद 1947 का अधिनियम, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 को भारत आज़ाद हो जाएगा। जिन्ना अड़ गए। जिन्ना को लगता था कि हिंदू मुस्लिमों का शोषण करते रहे हैं और वो शोषण करते रहेंगे। हिंदुओं के बीच रहते हुए मुस्लिम अपना विकास नहीं कर पाएंगे,
उनको ना सरकार में ज़्यादा भूमिका मिलेगी, ना उनको उतनी सुविधाएं मिल पाएंगी, उनको दबाया जाएगा जैसा वर्षों से दबाया जाता रहा है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में हैं। ये जिन्ना का स्टैंड था, सही था गलत था, ये डिबेट का विषय, कभी किसी और दिन बात करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन का प्रारूप पेश किया, क्योंकि वो पेश करना मजबूरी बन गई थी। बहुत समझाया गया लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं माने, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा कर दी कि जो संविधान सभा दिसंबर 1946 में गठित हुई थी, उसमें जो शामिल नहीं होगा ये उसकी अपनी इच्छा का मामला है, बाध्यता नहीं है। जो उसमें शामिल नहीं होगा उस पर वे कानून लागू नहीं होंगे। उसके बाद 1947 में आपका फाइनली भारत आज़ाद हुआ, और आज़ादी के संदर्भ में जो आपके कानून थे 1947 के अधिनियम में, वो ये कि अब सम्राट की जो उपाधि थी वो समाप्त हो गई। भारत एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इसके अलावा 2 डोमिनियन, स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान बने। भारत और पाकिस्तान बने। इसके अलावा रियासतों को छूट दी गई, अब भारत में शामिल हो सकती हैं, अब पाकिस्तान में चाहे तो शामिल हो सकते हैं, अब चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, अपना शासन ऐसे ही चलाइए। किसी दिन बात करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है, क्योंकि भारत बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। कई बार मजाक में हम ऐसे बोलते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हम ऐसे बोलते कि मुझे हैदराबाद देश से गुजरात देश जाना है, मुझे हैदराबाद देश से दिल्ली देश जाना है, अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी को प्यार से, किसी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हाथ में गाजर रखते थे, एक हाथ में लाठी रखते थे। पहले बोलते थे भाई लो गाजर खा लो, शामिल हो जाओ। तो जम्मू कश्मीर में और हैदराबाद और जूनागढ़ में मामला फंसा था, बाकी तो सब जगह मान गई थी रियासतें। जम्मू कश्मीर का तो बहुत पुराना इतिहास है, राजा हरि सिंह वहाँ के थे। हरि सिंह माने नहीं थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको समझाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको समझाया, तब भी उनकी बात समझ में ईजिली आई नहीं। लेकिन जब उनको जम्मू कश्मीर में हमला किया पाकिस्तान ने, और उनको वहाँ से हेलीकॉप्टर अचानक दिल्ली से भेजा गया उनको वहाँ से निकालने के लिए, तो हरि सिंह को वहाँ से तुरंत ही लाया गया दिल्ली में। तो तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, उसको बोलते हैं विलय पत्र, विलय पत्र पर उन्होंने कुछ सीमाओं के अधीन हस्ताक्षर कर दिए। तो ये थोड़ा जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। तो भारत और पाकिस्तान बने। अच्छा, पाकिस्तान में मिला क्या, जो आपका पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना, सिंध पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी बंगाल वहाँ पर चला गया, असम का जो सिलहट जिला आता है वो भी वहीं पर चला गया। ये सब रियासतों को छूट थी, जैसा कि मैंने बताया, उनका जैसा मन जिधर जाना उधर जाए। इसके अलावा जब तक सरकार नहीं बनती, संविधान नहीं तैयार होता बनकर, भारत शासन अधिनियम 1935 के नियम लागू रहेंगे। गवर्नर जनरल किसी भी नियम को निरस्त नहीं कर सकता है। अब हाँ, ब्रिटिश सम्राट के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उससे सलाह मशवरा लिया जा सकता है, लेकिन उसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका अब नहीं रही। तो ये यहाँ पर था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया। अच्छा, ये और देख लेते हैं कि भारत सरकार जब बनी तो पहली सरकार में
जो आज़ादी के बाद मंत्रिमंडल था उसमें कौन क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं इस शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको बनाया गया था गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। सरदार बलदेव सिंह, इनको बनाया गया था डिफेंस मिनिस्टर। और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर बने थे शणगुणम शेट्टी। इसके अलावा जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर बनी थी वो बनी थी राजकुमारी अमृत कौर। इसके अलावा आपके जो कानून मंत्री हमारे बने थे वो हमारे बने थे लॉ मिनिस्टर B.R. अम्बेडकर। तो इस तरह से हमारे देश में, अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, राजेंद्र प्रसाद वो बने थे खाद्य और कृषि मंत्री। ये मैं हिंदी में लिख देता हूँ। तो इस तरह से भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो समाप्त हुआ। भारत के संविधान के निर्माण की कहानी ऐसे शुरू हुई थी 1773 से, और 1947 तक वो चली। लगभग अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर 200 साल राज किया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको अच्छा लगा हो। संविधान निर्माण की जो कहानी है, कैसे बना, कौन कौन से एक्ट्स आए, उनको समझने में महत्वपूर्ण भूमिका जो एक्ट्स ने प्रदान की, जो ब्रिटिश शासन ने, कंपनी ने एक्ट्स लागू किए। तो ये सब आपको समझ आया होगा, ये विषय आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।